Students, I am Mukesh Verma. You are most welcome to the literary series of the Career Maker classes. Students, आज मैं फिलिप लार्किन का पोएम द ट्रीज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिलिप लार्किन के एज के बारे में देखेंगे। ये मॉडर्न पोएट हैं और इनका एज रहा 1922 से 1985। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूं इसी सीरीज में कि फिलिप लार्किन ने अपना करियर एज ए लाइब्रेरियन शुरू किया था। लाइब्रेरियन शुरू करने के बाद एक्चुअली ये जब इनका पोयम द व्हिटसन वेडिंग आया तो एज ए पोएट, एज ए नॉवेलिस्ट, एज ए जॉज क्रिटिक ये अपना एक अहम रोल बना पाए। फिलिप लार्किन, हम आपको बताते चले एक चीज बहुत ही डोमिनेंट से बताने जा रहे हैं आपको। फिलिप लार्किन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही डोमिनेंट पोएट ये रहे। एक्चुअली इन्होंने आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सेकंड कलेक्शन of the poem The Last Deceived got the name and fame, honor and rewards. As a poet इनको सेटल करने वाला जो सबसे बड़ा कलेक्शन था इनका पोएम का वो था The Last Deceived. ओके, नाउ अब हम आपको बताते हैं इनके वर्क्स क्या क्या रहे। द व्हिटसन वेडिंग 1964 में पब्लिश हुआ और द हाई विंडोज ऑफ 1974 में पब्लिश हुआ। आपको बताते चलें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द ट्रीज जो है हाई विंडोज का एक पोएम है, एक छोटा सा पोएम है और उसमें पोएट ने रीबर्थ अर्थात रीजनरेशन के बारे में बताया है। पोएट ने ओल्ड से न्यू के बारे में, न्यू से ओल्ड के बारे में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया है। एक्चुअली हम जब ट्रीज पढ़ेंगे या इनका और भी कोई पोएम पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे विचारों की अभिव्यक्ति, ओके, और जो क्लैरिटी होती है उनकी वो साफ दिखाई देता है। अब हम आपको बताएंगे कि फिलिप लार्किन अपने लाइफ में कौन कौन से ऐसे पोएट रहे जिनसे डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि फिलिप लार्किन साहब जो थे वो W.B. Yeats से बहुत प्रभावित थे। W.H. ऑडेन से ये बहुत प्रभावित थे। इनसे भी ज्यादा प्रभावित ये था टी.एस. इलियट से प्रभावित थे। टी.एस. इलियट के बारे में आपको मैं बताता चलूं, हल्का सा बताता चलूं, ज्यादा नहीं, उसके बारे में हम लोग ट्रीज पोएम पढ़ेंगे। टी.एस. इलियट एक मॉडर्न पोएट हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी चीजों को, बहुत ही सारगर्भित चीजों को अपने सामान्य मापदंड पे प्रस्तुत किया है जिससे आम लोग इसको पढ़ करके, जिससे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ करके उससे लाभान्वित होते हैं। ये बातें बताने के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये फिलिप लार्किन साहब थॉमस हार्डी से साहब से बहुत प्रभावित थे। क्यों? अब ये प्रश्न उठता है कि थॉमस हार्डी साहब से क्यों प्रभावित थे? क्योंकि इन्होंने अपने राइटिंग में, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हुआ हो या नॉवेल राइटिंग हुआ हो या पोएम राइटिंग हुआ, इन्होंने पोएम भी लिखा है, पोएम राइटिंग हुआ हो, इन्होंने एक्सप्रेशन की जो होता है, एक्सप्रेशन मीन्स भाव अभिव्यक्ति, जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्लैरिटी लाया इन्होंने और सामान्य चीजों को, जनरल चीजों को
जनरल थिंग्स को इन्होंने अपने राइटिंग का सब्जेक्ट बनाया। अब एक चीज क्लियर हो जाता है कि हम फिलिप लार्किन साहब को किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। फिलिप लार्किन साहब को हमको पढ़ना है तो दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, एक तो टीएस इलियट और दूसरा थॉमस हार्डी। टीएस इलियट साहब के जनरल सर्वे को बहुत ही ध्यान से इन्होंने देखा और अपने पोएम में इंक्लूड करने की कोशिश करा, और थॉमस हार्डी के जनरल कैरेक्टर्स को, सामान्य चीजों को इन्होंने, जिस तरह से थॉमस हार्डी साहब अपने पोएम में और अपने स्टोरीज में, अपने नॉवेल्स में जो जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के चीजों को इंक्लूड किया है, ये बहुत ही अच्छा रहा। और उन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के इन्होंने, जो हमारे लार्किन साहब हैं, लार्किन साहब ने अपनी पोएट्री का सब्जेक्ट बनाया। तो आइए हम द ट्रीज पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बायोग्राफी के बाद द ट्रीज, जो फिलिप लार्किन साहब का पोएम है, इसको हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्रेस करके बताते हैं। द ट्रीज कमिंग इनटू लीफ, like something almost being said. The recent birds relax, spread their greenness is a kind of grief. Poet पेड़ों के हरे भरे फूलों से, पत्तियों से लदे हुए ब्रांचेस को देखता है और देख करके एक अंदर एगोनी महसूस करता है, दुख महसूस करता है कि वास्तव में जब ये पेड़ हरे भरे होते हैं, कमिंग इनटू लीफ, समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये चीजें ऑलरेडी कही गई हैं, ये चीजें ऑलरेडी लेडेंड हैं। इन चीजों को पोएट जब पेड़ों को हरे भरे रूप में, रिफ्रेश के रूप में और लेडेंड के रूप में देखता है, तो उसको देख करके एक आंतरिक दुख सा होता है। क्यों होता है? द रिसेंट बर्ड्स रिलैक्स स्प्रेड, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं उन हरे भरे पत्तों में से झांकती रहती हैं और एक संदेश देती रहती हैं कि वास्तव में हमारा तो रीजनरेशन होता है, रीबर्थ होता है। इस चीज को देख करके पोएट बहुत ही दुखी होता है। ओके, तो आइए हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स, अब हम द ट्रीज पोएम के सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। पोएट पेड़ों के, इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन। पोएट पेड़ों के हरे भरेपन को देख करके, खूबसूरत सुंदरता को देख करके अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है। एंड वी ग्रो ओल्ड, दे आर बॉर्न अगेन, एवरी ईयर दे गेट द न्यू शेप, दे गेट द न्यू rebirth and regeneration, but we grow old। पोएट कहता है, पोएट दुखी होता है, ठीक है, कहता है कि ट्रीज जो है हर साल अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, रिबर्थ करते हैं, रीजनरेट करते हैं, एक नए शेप में आते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स क्या होता है, धीरे धीरे यंग होते हैं, यंग होकर के ओल्ड होते हैं और डाई कर जाते हैं। इस पर पोएट एक क्वेश्चन उठाता है, क्या वी ग्रो ओल्ड, क्या हम ही ओल्ड होते हैं, क्या हम ही ओल्ड होते हैं और लास्ट में डाई कर जाते हैं? नो, दे डाई टू। द पोएट सेज हियर दैट they signify here the trees also lost their beauty, lost their things and regenerative force। पोएट भी
पोएट कहता है कि पेड़ भी अपनी सुंदरता को, अपने शौहरत को, अपनी चीजों को धीरे धीरे खो देता है और फिर स्प्रिंग के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पोएम स्प्रिंग सेट पर लिखा गया है, यह पोएम स्प्रिंग सेट पर लिखा गया है, स्प्रिंग सेट पर वर्सिफाइड किया गया है। तो ये स्प्रिंग के आने के बाद वास्तव में स्प्रिंग सीजन में सारी चीजें, सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर रिबर्थ करते हैं, रीजनरेट करते हैं। इसीलिए पोएट यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके कहा है, नो वी ग्रो ओल्ड, ओनली वी ग्रो ओल्ड, नो, हम लोग केवल डाई नहीं करते हैं, इनकी भी सुंदरता धीरे धीरे चली जाती है। दे डाई टू, वे भी लास्ट में डाई कर जाते हैं। बट लास्टली देयर अर्ली ट्रिक ऑफ द लुकिंग न्यू, उसके बाद फिर क्या होता है, देयर अर्ली ट्रिक, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, अगेन दे गेट द सेम ब्यूटी, सेम थिंग इन द न्यू ईयर, इन द न्यू सीजन। कहता है कि वास्तव में ये जो है, ये नेचुरल फेनोमेना है, ये नेचुरल फेनोमेना है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रम है उनके साथ। लुकिंग न्यू, ऑलवेज लुकिंग न्यू, हर आने वाले सीजन में वो एक नए रूप के साथ, एक नए सुंदरता के साथ, एक नए जो लुकिंग के साथ दिखाई देते हैं। इज रिटेन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन्स। ध्यान दीजिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, द रिंग्स ऑफ ग्रेन्स। द रिंग्स ऑफ ग्रेन्स मीन्स इन एवरी मे, प्रत्येक मई में फसल कटती है। जो फसल अभी कुछ दिन पहले हरा भरा लहलहाता रहता है, वो फसल कटे। रिंग्स ऑफ ग्रेन्स मीन्स दे आल्सो कम इनटू द फील्ड ऑफ द मॉर्टेलिटी, वो भी मॉर्टेलिटी के फील्ड में आते हैं और वास्तव में उनकी भी सुंदरता धीरे धीरे लॉस कर जाती है। और प्रत्येक द एक्चुअली mortality is what? Mortality is the inevitable factor of the nature, inevitable system of the nature। जो mortality है वास्तव में वह प्रकृति का एक ऐसा प्रक्रम है जिससे हर किसी को, हर प्राणी को, हर चीज को गुजरना होता है। तो प्रकृति को भी पोएट कहता है कि वास्तव में ये इनको भी जो रिंग्स ऑफ ग्रेन्स है, रिंग्स ऑफ ग्रेन्स मीन्स अभी आपको मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फसल पक गई, फसल हरी भरी दिखाई देती है, उसके बाद धीरे धीरे पक जाती है और पक करके पीली पड़ जाती है और उसको भी जो कुछ दिन पहले उसकी सुंदरता थी वो सुंदरता खो जाती है। और ग्रेन जो होता है, उस ग्रेन के सिस्टम में जो सिस्टम, इनइविटेबल सिस्टम जो है मॉर्टेलिटी का, जो मॉर्टेलिटी का इनइविटेबल सिस्टम है, मॉर्टेलिटी का इनइविटेबल सिस्टम है जो, ठीक है, अपरिवर्तनीय नियम है, जिसको मैंने बताया कि हर व्यक्ति को उससे गुजरना पड़ता है। तो इसको भी निश्चित रूप से पोएट कहता है कि दे डाई टू मीन्स उनका भी सुंदरता धीरे धीरे खो जाता है। और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे जो भी हो, देयर अर्ली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, मैंने आपको बता दिया कि ये भी उसी सिस्टम से गुजरते हैं जो ये सिस्टम मैंने आपको बताया कि ग्रेन्स भी जो होते हैं वो एक समय आने पर पक करके तैयार हो जाते हैं और उनको भी टेस्ट कर लिया जाता है, काट दिया जाता है, अर्थात उनकी भी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ओके, तो ये रहा मेरा सेकंड स्टेंजा। अब हम आपको द ट्रीज पोएम के थर्ड स्टेंजा के बारे में बताता हूं। पोएट ने थर्ड स्टेंजा वास्तव में शुरू किया है एक स्टिल, फिर भी अनरेस्टिंग कसेल्स। अनरेस्टिंग कसेल्स मीन्स ड्रीमी वॉल्स, ड्रीमी वॉल्स। पोएट कहता है कि जिस तरह से वास्तव में आदमी
सपनों की जो दीवार बनाता है, सपनों की जो परपेट बनाता है, सपनों की जो चीज बनाता है, वो जल्दी ही फ्रेश आउट हो जाते हैं। फ्रेश आउट मीन्स बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सपनों की दीवार बहुत देर तक नहीं रहती है। सपनों का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत दिन तक रहता है। एक स्टिल, फिर भी जितना भी चीज हम बनाते हैं, जितना भी चीज हम देखते हैं, उतना जो सपनों की जो हमारी चीज होती है वो बहुत देर तक नहीं रहती है, वो जल्दी ही टूट जाती है। अर्थात पोएट जो निराशावादिता में था, पेसिमिस्टिक वे में था, अब पोएट ऑप्टिमिस्टिक वे में आता है। अब पोएट ऑप्टिमिस्टिक वे में आता है, ऑप्टिमिस्टिक वे में आता है और बहुत ही इंथुसियास्टिकली कहता है, बहुत ही डिलाइटफुल वे में होकर के, आशावादी होकर के कहता है, इन फुल ग्रोन थिकनेस एवरी मे। जो फसल पूर्ण सुंदरता के साथ खेतों में लहलहाती रहती है, वह प्रत्येक वे में कट करके फ्रेश हो जाती है, अर्थात उसकी मड़ाई हो जाती है, उसके दाने उसके पैडी से अलग हो जाते हैं। फिर लास्ट ईयर इज डेड, जो पिछले साल की चीज की सुंदरता थी वो खत्म हो जाती है। दे सीम टू से, जब वो पिछले साल की सुंदरता खत्म हो जाती है तो पोएट कितना आशावादिता पूर्ण, कितना पेसिमिस्टिक वे में, हमने आपको बताया कि पोएट बहुत ही पेसिमिस्टिक है, सॉरी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। पोएट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक वे में अभी पेसिमिस्टिक था, सेकंड स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में पेसिमिस्टिक था पोएट, अब थर्ड स्टेंजा में आकर के ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मींस पूर्ण आशावादी हो जाता है और कहता है, दे सीम टू से, वे सुंदरता जो अभी कुछ देर पहले थी और अब रुइन अप हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, वो फिर एक बार फुल इंथुसियास्टिक वे में, पूर्ण इच्छा के साथ, पूर्ण आशावादिता के साथ कहती हैं, बिगिन अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश। एक नई शुरुआत करनी है, एक रीजनरेटिव फॉर्म लाना है और एक रीडिलाइट लाना है और अपने में रीजनरेशन लाना है और एक आशावादिता के साथ, इसी आशा के साथ पोएट रिफ्रेश के साथ, एक नए शुरुआत के साथ जीवन को शुरू करना है। कभी भी आदमी को जीवन से हार नहीं मानना है, कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर ग्रोथ नहीं करने देना है, इसलिए कि यदि निगेटिविटी हावी होती है तो निश्चित रूप से हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर के धर देती है। अर्थात पोएट लास्ट में ला करके फोर्थ स्टेंजा में लास्ट लाइन में कहता है, बिगिन अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश। जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर अगेन विथ डेथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड दैट ही इज नाउ। ही सेज दैट हमें एक युद्ध मृत्यु से लड़ना है। यहां पर पोएट मॉर्टैलिटी से युद्ध लड़ता है और कहता है, नहीं, हमें एक नई शुरुआत करना है, एक नई शुरुआत करना है, एक नई शुरुआत करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।